हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है संसाधन नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है इसको देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भूमि का उपयोग हम किन के रूपों में कर सकते हैं। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, पहले उसको देख लीजिए, तब ये और अच्छा समझने में हेल्पफुल रहेगा। तो भूमि का उपयोग हम लोग निम्न रूपों में करते हैं। पहला क्या है? पहला है वन। कहने का मतलब हम लोग जो है वन के रूप में भी भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे भूमि रहती है, वहां पर वन बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो हो गया कि भूमि पर ही तो वो है, तो ये मान सकते हैं कि भूमि का उपयोग वन के रूप में भी हो सकता है। इसी तरीके से बंजर, जब भूमि खेती योग्य नहीं रह जाती है तो क्या होता है, उसको बंजर कहा जाता है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं भूमि का जो है पार्ट है, तो भूमि के पार्ट के अंतर्गत बंजर भूमि भी आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपवन। उपवन मतलब पार्क। जो पार्क होता है वो भी कहीं ना कहीं भूमि का उसमें उपयोग हो रहा है। पार्क कहीं पर बनता है तो वहां पर जो है भूमि कुछ हिस्सा रहता है कि इतना जो है इतना भूमि लगेगा पार्क बनने के लिए। तो भूमि या पार्क या उपवन भी भूमि का एक तरीके से उपयोग होता है उसमें भी। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अस्थायी चारागाह। अस्थायी चारागाह मतलब कि जो है भूमि का कुछ पार्ट ऐसा छोड़ दिया जाए जहां पर अस्थायी तौर पर जो है पशुओं को चराया जाए, तो उसको बोलते हैं अस्थायी चारागाह। तो ये भी कहीं ना कहीं भूमि का उपयोग ही तो हो रहा है। इसके बाद फिर कृषि योग्य बंजर भूमि। अब कृषि योग्य बंजर भूमि क्या होती है कि जहां पर देखो, जहां पर खेती की जाती हो और 5 साल से उस खेत में कुछ भी ना बोया गया हो, तो उसको बोला जाता है कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर भूमि हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि 5 साल से खेती नहीं हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं भूमि का उपयोग इसमें भी किया जा सकता है। इसके बाद परती भूमि किसको कहते हैं? तो परती भूमि जो है, अगर एक साल में कोई भी फसल की खेती न की गई हो तो उसको परती भूमि कहा जाता है। कि अगर एक साल तक जो है किसी भी फसल की खेती न की गई हो तो उसको परती भूमि के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि में ऐसी भूमि आएगी जो जैसे क्या हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, सड़कों का निर्माण हो गया, उसके बाद फिर जो है इमारतों का निर्माण हो गया। तब वहां पर ना तो खेती होती ना तो वो बंजर है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या फिर रहने के लिए है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो भूमि का उपयोग है। हम कहीं पर घर बनाते हैं तो भूमि जमीन लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भी भूमि का ही पार्ट है, भूमि का ही उपयोग हो रहा है। इसके बाद फिर शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र क्या बोलते हैं? शुद्ध मतलब जहां पर एक वर्ष में एक से ज्यादा खेती फसल उगाई जा रही हो, उसको बोलते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र, या फिर उसको बोलते हैं कि जो है हाँ लगातार उसमें खेती हो रही है। तो ये कुछ हो गया भूमि का उपयोग हम इन रूपों में करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद फिर भूमि का निम्नीकरण। कहने का मतलब भूमि खराब हो रही है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है, भूमि का क्षरण होने का रीजन क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई। वनों की ज्यादा से ज्यादा कटाई होती जा रही है। वनों को काटने के कारण क्या हो रहा है, जितना ज्यादा हम वन को काटेंगे तो वन कहीं ना कहीं मृदा को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, बहाव को रोकते हैं। तो वनों का अगर हम ज्यादा से ज्यादा विनाश करते जाएंगे तो मिट्टी का कटाव बढ़ता जाएगा और मिट्टी बंजर होती चली जाएगी। तो वनों की कटाई इसका मुख्य कारण है। दूसरा कारण है अतिचारण, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पशुओं को चराना भी जो है कहीं ना कहीं भूमि को उससे प्रभावित हो जाती है। तो अतिचारण भी इसका एक रीजन है। इसके बाद फिर खनन। जितना भी माइनिंग होती है, नीचे से जमीन को खोद करके कुछ मटेरियल निकाला जाता है और जहां पर खोद दिया जाता है वो भूमि खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है खनन करना भी क्या हो सकता है, भूमि निम्नीकरण का कारण बन जाता है। इसके बाद फिर अति सिंचाई।
बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम खेत की सिंचाई करेंगे तब भी जो है भूमि प्रभावित होती है, इसलिए जो है हमें सीमित मात्रा में खेत की सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद फिर औद्योगिक धूल, कहने का मतलब जो भी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है वो भी अगर उसको हम वो भी जमीन पर जाता है तो भूमि उससे क्या होती है, प्रभावित होती है और उसका निम्नीकरण हो जाता है। तो निम्नीकरण लिखने के लिए आता है तो एक एक हेडिंग लिख करके दो दो लाइन आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद फिर इसके उपाय क्या है, इसको कैसे बचाएंगे। तो जैसे क्या था, वनों की कटाई कर रहे थे, उपाय में क्या होगा, वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। जब वनों को हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, भूमि का कटाव कम होगा, मृदा का संरक्षण होगा। तो वनों को पेड़ को लगाना, अति पशुचारण न करना, मतलब पशुओं को तो चराना लेकिन जो है बहुत अधिक मात्रा में अतिचारण न करना, ये भी कहीं ना कहीं जो है मृदा संरक्षण इससे अच्छा रहेगा। इसके बाद प्रदूषित जल न छोड़ना, जो है जैसे हम क्या है प्रदूषित जो भी खराब जल रहता है उसको मिट्टी पर छोड़ देते हैं, मतलब जमीन पर वैसे ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है मृदा का क्षरण हो जाता है, मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। तो हमें ज्यादातर ये सोचना चाहिए कि मृदा का क्षरण ना हो और हमें जो है जो भी दूषित जल रहे उससे उसको छोड़ने से हमें बचना चाहिए। इसके बाद फिर जो है अति सिंचाई न करना, बहुत ज्यादा मात्रा में सिंचाई न करना, ये भी कहीं ना कहीं जो है भूमि निम्नीकरण को जो है अच्छा करेगा। कहने का मतलब भूमि को संरक्षित करेगा। जब खेतों को जरूरत हो तभी सिंचाई करनी चाहिए, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जितनी मात्रा में जरूरत होती है उतनी मात्रा में सिंचाई करना चाहिए, इससे हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हो गए भूमि को संरक्षित करने के। इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं भूमि को निम्नीकरण से बचाने के कुछ उपाय हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मृदा संसाधन क्या है। तो मृदा मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर देखा जाए इम्पोर्टेंस रिसोर्सों में से ये क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। और इसका निर्माण किस कारण से होता है, भू आकृति, जो पृथ्वी का भू आकृति है, इसकी ज्योग्राफी जो है, इससे जो है इसका निर्माण होता है। उसके बाद फिर जो है जलवायु के कारण इसका निर्माण होता है। जैसे अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरीके की मिट्टियां पाई जाती हैं। जहां पर वर्षा होगी वहां दूसरे तरीके की मिट्टी पाई जाएगी, जहां पर वर्षा नहीं होगी दूसरे तरीके की मृदा पाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जलवायु भी मृदा के निर्माण में भूमिका रखता है। इसके बाद सेल, जो भी आग्नेय सेल, कायांतरी सेल, रूपांतरी सेल जिसको बोला जाता है, अवसादी सेल, ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बाद टेम्परेचर, तापमान भी कहीं ना कहीं जो है मृदा के जो है संरक्षण में भूमिका निभाता है, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा, तापमान जब ज्यादा होगा तो वहाँ की हवा ऊपर उठेगी और वहां पर बारिश होगी, तो बारिश होने के कारण वहां पर जो है कुछ अलग तरीके की मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। और पवन, हवा भी कहीं ना कहीं जो है मृदा के निर्माण में सहायता करती है, क्योंकि जब हवा चलती है तो क्या होता है, जो भी कंकड़ पत्थर रहते हैं या फिर पहाड़ रहते हैं, वहां पर जितने भी पत्थर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका क्षरण होता जाता है, एक एक कण वहां से निकलता जाता है और उसके कारण, हवा के कारण और जो है मृदा का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से जल के कारण भी मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा संसाधन का निर्माण के बहुत सारे सोर्स हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं, जलवायु, सेल, तापमान, पवन और जल। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो है मिट्टी के प्रकार के बारे में। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इनको हम मेनली जो है 6 रूपों में देखते हैं। तो पहली हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी है। अब देखो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण अगर देखा जाए, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार जो है उत्तरी पहाड़ों में ज्यादा पाया जाता है। अगर भारत का मैप देखें हम इस तरीके से, तो जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है यहाँ सब जो है पाया जाता है किसका विस्तार, इस जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। क्योंकि यहाँ पर इस मृदा का विस्तार क्यों पाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और उसके बाद फिर जो है सिंधु नदी हो गई। इन सब के द्वारा जब जल का बहाव होता है और वो अपने साथ जो है बालू के कण और मृदा को लेकर आते हैं, और
जो है इस प्रकार जो है यहाँ पर जो उत्तरी पार्ट होता है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो ये उत्तरी भागों में फैला हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो भी निक्षेप प्राप्त होते हैं उनसे ये बनता है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। अब देखो बा बाद में आता है, पहले खा आता है, तो इसलिए नई मिट्टी हो जाएगी खादर, और बा बाद में आता है इसलिए ये पुराना हो जाएगा, तो पुरानी मिट्टी हो जाएगी बांगर। अब बांगर में जो है नदी का जो बहाव होता है तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जबकि खादर में पानी पहुंच जाता है। इस कारण से खादर क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ होता है और वहां कृषि योग्य भूमि पाई जाती है और वहां खेती अच्छे पैमाने पर होती है। जबकि बांगर में जो है ये जो है बंजर भूमि पाई जाती है, यहाँ पर पानी का अभाव रहता है, खेती अच्छे तरीके से नहीं होती है। तो जो है एक वीडियो हम करेंगे, उसमें हम लोग जो है लोकेशन को ड्रा करेंगे, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। उसमें वर्षा के आधार पर हम बताएंगे कहाँ पर किस तरीके की वर्षा होती है और वहाँ पर मिट्टी कैसे निर्माण होती है। ये पूरा रहेगा 15 से 20 मिनट का वीडियो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए, जितना हम समझा रहे हैं उसको देख लेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है काली मिट्टी को देखते हैं। तो काली मृदा क्या है? काली मृदा जो है दूसरा जो है प्रकार है, इसका रंग क्या होता है? काला होता है। काली मिट्टी को एक नाम से जाना जाता है, रेगुर के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर देखा जाए कपास की खेती के लिए कौन अच्छी मृदा है, तो काली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। और दक्कन की पठार, यहाँ सब रहता है दक्कन का पठार, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। और ये जो ज्वालामुखी से निकलता है मैग्मा और लावा, तो मैग्मा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो लावा का रूप धारण कर लेता है और वहीं से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए कभी कभी काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में जो है फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और पानी अगर मान लेते हैं इस मिट्टी में आ जाती है तो वो चिपचिपी सी हो जाती है। तो काली मिट्टी के बारे में हमें इतने पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। तो देखो लाल और पीली मिट्टी में मिट्टी का रंग किस तरीके होगा? लाल तरीके होगा। अब लाल यहाँ पर देखो कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा कम होती है। इनका लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि ये आग्नेय शैल से बनी होती है, और आग्नेय शैल में जो है लौह नामक पदार्थ पाया जाता है, लौह धातुएं पाई जाती हैं, और जिसके कारण जो है अगर देखा जाए तो इनका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसमें पानी जब मिलता है तो ये पीला कलर का हो जाता है। बेसिकली लाल और पीली मिट्टी एक ही है, पानी ना मिलने पर लाल रहती है, पानी मिलने पर पीली हो जाती है। तो लाल और पीली मिट्टी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर जहाँ पर ज्यादा होगा वहीं पर वर्षा भी ज्यादा होगी। हाई टेम्परेचर रहने पर वहाँ पर लो प्रेशर उत्पन्न होता है और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी, अधिक वर्षा वाले स्थान पर होगा। और इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और अगर इस मिट्टी में खाद और उर्वरक मिला दिया जाए तो जो है ये खेती योग्य भी बन सकती है। अगर इसमें खाद और उर्वरक मिला दिया जाए तो इससे खेती भी किया जा सकता है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, क्योंकि केरल में बारिश बढ़िया होती है, तमिलनाडु में भी बारिश बढ़िया होती है, और उसके बाद कर्नाटक में, यहाँ सब बारिश का क्षेत्र रहता है अधिक मात्रा में। तो लेटेराइट मिट्टी का यहाँ पे कुछ मानसी ग्राम का क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाया जाता है। तो हम इसको जो है जब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उस वीडियो में हम लोग देख लेंगे मैप के थ्रू। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, ये मरुस्थल में पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है या फिर भूरा होता है, दो कलर का होता है, या तो लाल दिखेगा या तो हमें भूरा दिखेगा। रेतीली मिट्टी में लवणीय मिट्टी होती है, इसमें लवणता मतलब कुछ नमक का भी पार्ट पाया जाता है, सॉल्टनेस, जिसको सॉल्टनेस बोला जाता है। और ये उच्च तापमान के कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है कम होती है, इसमें भी ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और सिंचाई अगर इसमें की जाए मृदा में
अच्छी तरीके से, तो जो है खेती योग्य भी बनाया जा सकता है। तो जैसे मरुस्थल है राजस्थान में, तो वहाँ की मिट्टी जो है कुछ इस तरीके से है, अगर उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में खेती सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो उसमें खेती भी हो सकती है। और धीरे धीरे इनकी व्यवस्था की जा रही है, बहुत सारे बांध बनाए जा रहे हैं जिनकी थ्रू जो है वहाँ पर जब पानी अच्छी मात्रा में हो जाएगा तो वहाँ पर खेती भी होने लगेगी। तो ये रेतीली मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वन मृदा। वन मृदा कहाँ पर पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। वन मृदा मिट्टी ये क्या होता है? पहाड़ी दार क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ रहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत के आसपास का क्षेत्र जो है इसके थ्रू आता है। और इसमें भी ह्यूमस की जो है मात्रा नहीं होती है, बहुत कमी पाई जाती है। और जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र रहता है वहाँ पर आप लोग सुने होंगे सीढ़ीदार रूप में खेती की जाती है। वहाँ पर किस तरीके से खेती की जाती है? पहाड़ों पर सीढ़ी बनाई जाती है और सीढ़ीदार तरीकों से खेती की जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है भूमि संसाधन को देखा, उसका क्या क्या उपयोग है, उसके निम्नीकरण का कारण, उसके निम्नीकरण को दूर करने का कारण, मिट्टी और उसके प्रकारों के बारे में जो है देख लिया। अगर इतने पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखते हैं तो पेपर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो है हम लोग जो है एक वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि वहां पर ऐसी मिट्टी क्यों पाई जाती है, वर्षा के बेस पर कॉन्सेप्चुअल रहेगा, लेकिन इतने पॉइंट्स को ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से ही हमारा मोटिवेशन होता है। इतना काम कर दीजिए। बाकी जो है इस चैनल पर आप लोगों को जो है जानकारी बहुत मिलेगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।